प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोग का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग उत्तर प्रदेश डीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर का पेपर हल करने वाले हैं। और यह प्रीवियस ईयर का पेपर यानी डीएलएड यानी बीटीसी के सेमेस्टर का 2022 का पेपर है। देखिए, आपको पेपर हल इसलिए करवाया जा रहा है लास्ट में चलकर कि ताकि आपको एक क्लू मिल सके, एक आइडिया हो सके कि किस टाइप का पेपर आपके एग्जाम में आते हैं और कैसे प्रश्न पत्र बनकर आता है। और उस टाइप के सवाल यदि आप तैयार कर लेंगे तो परीक्षा में जब आप बैठेंगे तो आप फेल नहीं होंगे, यानी तैयारी आपकी पूरी मानी जाएगी। फिर बात समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो का पहला सवाल देखते हैं क्या कहता है। देखिए, और एक चीज और बता दिया जाए, जो आपका पेपर होता है उसमें 25 नंबर टोटल होता है। 25 नंबर का पेपर होता है और 25 नंबर में 5 प्रश्न आपके बहुविकल्पी के आते हैं, 6 प्रश्न अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है। 6 प्रश्न अति लघु उत्तरीय, 5 प्रश्न बहुविकल्पी का, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का, अति लघु उत्तरीय का 6 प्रश्न होता है। और लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो लघु उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं वे आपके 7 क्वेश्चन होते हैं, 7 प्रश्न होता है। अब देखिए, 5 प्रश्न 5 नंबर के होते हैं और 6 प्रश्न 6 नंबर के होते हैं। और जो लघु उत्तरीय प्रश्न होता है वो प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का, तो 7 दूनी 14 नंबर। इसलिए 14 6 20 5 25 अंक टोटल होते हैं। और इसमें भी बहुत सारे लोग 25 नंबर नहीं, 13 नंबर भी नहीं पा पाते हैं और फेल हो जाते हैं, जबकि बेहद आसान पेपर होता है। बस एक बार बेसिक तौर पर अच्छे से समझ लेना है, फिर उसके बाद आप कभी फेल नहीं होंगे। तो चलिए आइए समझते हैं क्या सवाल दिया गया है। सवाल आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा। सवाल आपके सामने पहला दिया गया है कि सबसे छोटा पूर्णांक है। बात समझ में आ जाएगा, सबसे छोटा पूर्णांक। अब मैं सबसे छोटे पूर्णांक की बात करूं तो ध्यान दीजिए, सबसे छोटा पूर्णांक, देखो संख्या रेखा जो होता है आपका, जो संख्या रेखा है, उस संख्या रेखा पर मैं आपको बताना चाहूं कि 0 के बाद 1 2 ऐसे संख्या रेखा है, 0 1 इधर प्लस 1 2 3 4 5 ऐसे आगे भी अनंत तक जितनी भी हो सके संख्या उतनी। उसके पहले -1 -2 -3 कहां तक? अनंत तक। अब ये संख्या रेखा है आपकी। 0 एक ऐसी संख्या है, 0 एक ऐसी संख्या है जो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। कह रहा है सबसे छोटा पूर्णांक बताना है। मैंने 0 की बात की है और संख्या रेखा की बात की है, तो ध्यान रहे इसमें 1 -1 0 आदि ऑप्शन दिया है और कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बात समझनी है कि 0 एक ऐसी संख्या है और आपसे पूछा है कि धन पूर्णांक सबसे छोटा, क्या पूछा है? सबसे छोटा धन पूर्णांक, सबसे छोटा धन पूर्णांक। अब बात करो तो ये सभी प्राकृतिक संख्या है। अगर 0 को शामिल कर लें तो पूर्ण संख्या हो जाती हैं, अगर सबको शामिल कर लें तो क्या हो जाता है? पूर्णांक हो जाता है। इस प्रकार से अगर हम बात करें तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे -1 सबसे छोटा धन पूर्णांक हुआ। सबसे छोटा पूर्णांक 0 1 -1 में कौन हुआ? -1 हुआ। सबसे छोटा पूर्णांक हुआ कि नहीं हुआ? आप देख पा रहे हो कि आप देखो इधर बढ़ने पर संख्याएं बढ़ती हुई जा रही हैं, इधर घटने पर संख्या घटती हुई जा रही हैं। ऐसे में यह संख्या से छोटी संख्या ये, इससे छोटी ये, इससे छोटी ये, सबसे छोटी इधर, पता नहीं कितनी छोटी हो सकती है। अब इस आधार पर सवाल का उत्तर आपको देना है। तो देखो यहाँ 0 एक ऐसी संख्या है जो -1 से बड़ी और 1 से छोटी, अतः 0 एक धन पूर्णांक सबसे छोटी नहीं हो सकती, -1 हो सकती। लेकिन आपके प्रश्नों में अगर देखा जाए
तो जीरो, जीरो मीन्स कुछ नहीं, जीरो मीन्स कुछ नहीं, यानी जीरो एक सबसे छोटा पूर्णांक माना गया है। बातें समझ में आ जाएंगी। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। यह सब प्रश्न आपको केवल टिक लगाने हैं। टिक मतलब इस प्रकार से लिखना होता है। कैसे लिखना होता है? लिखना होता है बहुविकल्पीय प्रश्न। आपको हेडिंग डालना होगा बहुविकल्पीय प्रश्न। बात समझ गए ना? बहुविकल्पीय प्रश्न आपको हेडिंग डालना होता है। और ध्यान रहे इसमें प्रश्नोत्तर संख्या डालना होता है। प्रश्नोत्तर संख्या डालना होता है। प्रश्नोत्तर संख्या 1 है और 1 में लिखना होता है 0 एक सबसे छोटा पूर्णांक है, यानी सबसे छोटा धन पूर्णांक है। वैसे तो सबसे छोटे पूर्णांक की बात नहीं की जा सकती है। चलिए अब फिर से आप देखेंगे तो फिर से देखेंगे अगला सवाल, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो? इसका परिमाप 3 सेंटीमीटर है। अब देखो ऐसे सवाल को आपको कैसे लगाना है। ऐसे सवाल को क्वेश्चन संख्या 2 आपको डालना होता है। प्रश्न संख्या 2 कह रहा कि उस समबाहु त्रिभुज, क्वेश्चन संख्या में समबाहु त्रिभुज जिसका परिमाप बराबर कितना होता है समबाहु त्रिभुज का? तो 3 गुणे भुजा होती है और ये खुद 3 सेंटीमीटर दिया है, तो इसकी भुजा कितनी आ जाएगी? 3 एकम 3 यानी 1 सेंटीमीटर इसकी भुजा आ जाएगी। और इसी समबाहु त्रिभुज का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना हो, तो इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू में भुजा स्क्वायर। जैसा कि आप देख पा रहे हो ये समबाहु त्रिभुज की भुजा 1 सेंटीमीटर दी है, भुजा स्क्वायर। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू में भुजा स्क्वायर यानी 1। अतः √3/4 क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर सवाल का उत्तर हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ जाएगा ना? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है कि निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या बताइए। 4 ऑप्शन आपके पास दिए होंगे। ये 5 प्रश्न बहुत आसान होते हैं। अभाज्य संख्या बताना है तो अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो 1 से कटती हैं और स्वयं से कटती हैं और किसी संख्या से नहीं विभाजित होती हैं, उन्हें ही हम अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी उनका फैक्टर ना किया जा सके। तो आप देखोगे ऑप्शन नंबर दा में है, ऑप्शन नंबर बा जो है यही एक अभाज्य संख्या है। 2, 3 और 11 यह एक अभाज्य संख्या है। तो आपको उत्तर के रूप में क्या लिखना है कि प्रश्न उत्तर संख्या 3 का ऑप्शन नंबर बा सही है कि अभाज्य संख्याएं 2, 3 और 11 है। अगला प्रश्न संख्या है कि परिमेय संख्या -3/4 का योगात्मक एवं गुणात्मक प्रतिलोम बताना है। अब देखिए -3/4 का योगात्मक प्रतिलोम इसी का विपरीत होता है। तो -3/4 का योगात्मक प्रतिलोम जो होता है +3/4 हो जाएगा और इसका गुणात्मक प्रतिलोम इसी का विपरीत होता है, व्युत्क्रम होता है, तो -4/3 हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन नंबर बा है यानी सवाल का उत्तर है। योगात्मक प्रतिलोम ऐसा है कि ऐसी संख्या जिसको उसी में जोड़ देने से उसका मान क्या हो जाए? 0 हो जाए। और गुणात्मक प्रतिलोम ऐसी संख्या जिसका उसी संख्या में गुणा कराने से मान 1 हो जाए। तो योगात्मक प्रतिलोम इसका 3/4 होगा प्लस में माइनस का, और इसका गुणात्मक प्रतिलोम इसी का उल्टा होता है -3/4 का 4/3, यानी ऑप्शन नंबर बा सवाल का उत्तर हो जाए। क्वेश्चन संख्या 5 के बारे में चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन संख्या 5 के बारे में देखेंगे आप। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका 5 नंबर फ्री में मिलेगा। कह रहा इनमें से रेखीय समीकरण कौन सा नहीं है? देखो जल्दीबाजी नहीं, कौन सा कभी कभी लोग पढ़ लेते हैं, कौन सा, तो पहले में आपको दिख रहा रेखीय समीकरण, कौन सा नहीं है ये बताना है। ध्यान दीजिए, रेखीय समीकरण ऐसा समीकरण होता है, ऐसे पद होते हैं जिनको हम बार ग्राफ पर या समतल पर दर्शा सकते हैं, बार ग्राफ पर दिखा सकते हैं, और उनके सभी घातांक 1 होते हैं। उसके किसी भी पद का मान, किसी भी पद के घात का मान 1 होता है रेखीय समीकरण में।
तो यहां पर देखो ऑप्शन नंबर सा में इस x की घात 2 है, तो इसलिए ये रेखीय समीकरण नहीं है, बाकी सभी रेखीय समीकरण है। क्या बातें समझ में आ जाएंगे? तो ये देखो 5 नंबर आपको फ्री में मिल गया 5 मिनट के अंदर। इस प्रकार से आप भी फेल नहीं होंगे बाबू, एक बार मन से मेहनत से पढ़ डालेंगे तो फेल नहीं होंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, कह रहा धन पूर्णांक के ठीक बाद कौन सा धन पूर्णांक आएगा। ये देखो 4x प्लस 6 के ठीक बाद, 4x प्लस 6 के ठीक बाद कौन सा धन पूर्णांक आएगा। तो आपका अगला आपका चल रहा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या है? अति लघु उत्तरीय प्रश्न की श्रृंखला में ये आपका क्वेश्चन संख्या 6 है। तो आपको डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 6 डालनी है। प्रश्नोत्तर संख्या क्या डालनी है? 6। अब यहां पर प्रश्नोत्तर संख्या 6 जैसे ही आप डाल दोगे तो क्या कह रहा था जरा देखना कि 4x माइनस 6 के जस्ट बाद का धन पूर्णांक बताना है। 4x माइनस 6 के जस्ट बाद, तुरंत बाद है ना, के बाद, तुरंत लिखो या ना लिखो, के बाद का धन पूर्णांक बताना है। धन पूर्णांक बताना है या पूर्णांक बताना है, जो भी आपसे पूछा जाए। तो देखो क्रमागत संख्याएं होती हैं, तो प्रत्येक क्रमागत संख्याएं अपने से एक ज्यादा होती हैं। तो इस प्रकार से अगर आप देखोगे तो 4x माइनस 6 प्लस 1, तो 4x और माइनस 6 प्लस 1, माइनस माइनस घटता है, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का रखा जाता है, और इस प्रकार यह सवाल का क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। क्या ये बातें समझ जाएंगे ना? तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्या ये बातें समझ पा रहे हैं? यानी इसके बाद का धन पूर्णांक क्या हो जाएगा? तो 4x माइनस 5 हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या आप देखेंगे 7। क्या कहता है? कहता है इसको सरल कीजिए। -2/3 प्लस इन ब्रैकेट -4/5 ब्रैकेट -6/7 को सरल करिए। तो इनको सरल करना है, तो इनको सरल करने के लिए आपको लिखना है, ध्यान दीजिए, इनको सरल करने के लिए आपको लिखना होगा। देखिए क्वेश्चन संख्या 7 के बारे में हम सभी लोग चर्चा करने वाले हैं। प्रश्न संख्या 7 के बारे में देखेंगे तो कह रहा कि जोड़िए, क्या है? हल करना है और जोड़ना है समीकरण को। तो -2/3 इन ब्रैकेट माइनस क्या है भैया? -4 प्लस है -4/5 फिर -6/7 प्लस 4/4 एक बार फिर से पुनः देखा जाए तो 4/5 6/7, 4/5 फिर 6/7 को सरल करना है ना। बातें समझ गए ना? तो देखो भैया ये -2/3 ब्रैकेट खुल गया और ये भी ब्रैकेट खुलेगा तो 4/7 हो जाएगा, ये भी बाहर 6/7 है। इन सब का आपको क्या लेना है? एलसीएम लेना है। इन सब का एलसीएम लेना है। यहां पर देखेंगे तो 5 था भैया। अब एलसीएम क्या होता है? एलसीएम सभी का आपस में, अभाज्य संख्याओं का एलसीएम इन्हीं का गुणनफल होता है। अभाज्य संख्याओं का एलसीएम इन्हीं का गुणनफल होता है, ये याद रहे। अभाज्य संख्याओं का एलसीएम इन्हीं का खुद का गुणनफल होता है। अब देखो 3, 5, 7 का एलसीएम लेना है। 3, 5, 7 का एलसीएम, तो 3, 5, 7 इकट्ठे मैंने गुणा कर लिया। अब 3 से जब भाग दोगे तो 3 कट जाएगा, 5 सत्ते 35 दूना 70, 5 सत्ते 35 दूना 70 आ गया। माइनस है तो माइनस, 5 से भाग दोगे 5 कट जाएगा, तो 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 चौक 84 आ जाएगा। पुनः माइनस है तो माइनस रहेगा। अब देखेंगे 7 से भाग देंगे तो 7 में से 7 कट जाएगा, 5 तिया 15 छक्का 90 हो जाएगा। अब इन्हें ही आपको क्या करना है? जोड़ना है। अब देखिए, अब चलिए 4 हो गया और 9 दूनी 18 6 24, यानी 244 माइनस में। और एक चीज ध्यान रहे, बटे में कितना है? 5 तिया 15 सत्ते 105। यह सवाल का आपका उत्तर होगा। यही उत्तर है और यही आपको हल करके रखना है। उत्तर बराबर ये हो जाएगा ना, समझ में आ जाएगा। तो स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहें और अगले प्रश्न की ओर। प्रश्नोत्तर संख्या 7 है ये। चलते हम सभी लोग प्रश्नोत्तर संख्या 8 की ओर। प्रश्नोत्तर संख्या 8 क्या कहता है, जरा आप सभी लोग देखना। कह रहा 15 सेंटीमीटर भुजा, कितनी सेंटीमीटर? 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से 5 सेंटीमीटर भुजा वाले
कितने वर्ग काटे जा सकते हैं। तो देखो चलो समझते हैं कि एक वर्ग है, बड़ा सा वर्ग है, क्या है, वर्ग है 15 सेंटीमीटर वाला। एक वर्ग है जिसकी भुजा कितनी दी गई है, 15 सेंटीमीटर दी गई है, 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन संख्या आपका कितना था भैया, 8। प्रश्न संख्या कितना है, 8। और कह रहा एक बड़ा सा वर्ग है जिसकी भुजा 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, सारी चीजें 15 सेंटीमीटर में दी गई हैं। कह रहा इससे हमें एक वर्ग काट कर निकालना है, और इसे हमें कितने वर्ग काटने हैं, कितने सेंटीमीटर के वर्ग काटने हैं, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग काटने हैं। तो ध्यान दो, जो हमें वर्ग बनाना, इसी में से वर्ग बनाना है, इसी में से वर्ग बना के दिखाना है, और 5 सेंटीमीटर भुजा का हमारा वर्ग बनेगा। क्या ये बात समझ गए ना। अब देखो ऐसे प्रश्न कैसे हम लगाते हैं ये आप समझ लो। तो देखो वर्गों की संख्या आप लिखोगे, क्या लिखोगे, वर्गों की संख्या लिखोगे। वर्गों की संख्या क्या होगी, ये ध्यान दो, वर्गों की संख्या बराबर बड़े बड़े क्या है, घन है, सॉरी क्या भैया, घन है, घनों की संख्या आप लिखोगे। क्या लिखोगे, घनों की संख्या। घन था ना, घन था ना। देखो 15 सेंटीमीटर क्या है, घन है कि वर्ग है, अरे वर्ग है, सॉरी भाई, वर्ग ही है, वर्ग ही है, ठीक है कोई बात नहीं, वर्ग है, ठीक है। देखो वर्गों की संख्या, चलो वर्गों की संख्या बराबर बड़े वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल। अब देखो यहां अगर घन होता तो बड़े घन का आयतन लिखते, वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल, और एक छोटे आप लिख लो, क्या लिख लो, एक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, एक छोटे वर्ग का आपको क्या लिखना, क्षेत्रफल। अब बताओ वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा स्क्वायर, बड़े वर्ग की भुजा, छोटे वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका भी भुजा स्क्वायर। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर मतलब 15 सेंटीमीटर गुणे 15 सेंटीमीटर। छोटे वर्ग की भुजा कितनी है, 5 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर। अब देखोगे 15 15 यहाँ में 225 और पंचम 25, चाहे तो आप 5 तिया 15, 5 तिया 15 यानी 3 गुणे 3 और 3 त्रिका 9 वर्ग निकाल सकते हैं। चाहे तो आप इस तरीके से हल कर सकते हैं कि 9 वर्ग निकाल सकते हैं। और ये कौन सा प्रश्न था, प्रश्नोत्तर संख्या 8 थी। क्या बात समझ में आ जाएगा, प्रश्नोत्तर संख्या 8 थी, ठीक है ना। बड़े वर्ग कितने वर्ग काटे जा सकते हैं, तो 9 वर्ग काटे जा सकते हैं, समझ में आ जाएगा। अब देखो कह रहा एक घनाकार बर्तन की कोर 10 सेंटीमीटर, घनाकार बर्तन है। अब देखो भाई वर्ग था वो, तो वर्ग, अगर यहीं पर बात होती है कि अगर घन है तो घन का आयतन बटे घन का आयतन, अगर वर्ग है तो वर्ग का आयतन बटे वर्ग का आयतन, समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ घनाकार बर्तन है जिसकी कोर 10 सेंटीमीटर है, बर्तन में रखे जल का आयतन लीटर में बताना है। एक घनाकार बर्तन है, क्या है, एक घनाकार बर्तन है। अब देखो घन के आकार का बर्तन है तो घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, घन की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और ये घन जो है वो कितना लंबा चौड़ा है भैया, तो घनाकार बर्तन की कोर 10 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ये कितना सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। ध्यान है ना, बात समझ में आ जाएगा। पिछली बार वर्ग था उसे घन बनाकर समझा दिया गया था तो मिस्टेक हुई थी, लेकिन समझना है आपको। देखिए अब इस बार क्या है, घनाकार बर्तन है, इसमें पूरा क्या है, पानी भरा हुआ है। एक घनाकार बर्तन है, इसमें क्या भरा हुआ, देखो रखे जल का आयतन ज्ञात करो। इसमें बर्तन में रख जल भर दिया गया, क्या भर दिया गया, इसमें जल भर दिया गया, और इस जल का आपको क्या दिखाना है, आयतन बताना है। तो देखो इस घनाकार बर्तन का आयतन बराबर जल का आयतन। भाई इस घनाकार बर्तन का आयतन, आगे देखिए, घनाकार बर्तन का आयतन, घनाकार बर्तन का आयतन बराबर जल का आयतन। क्या ये बात समझ गए ना, जल का आयतन। अब देखो घनाकार बर्तन का आयतन होता है भुजा की 3 घात। क्या होता है, भुजा की 3 घात। अब देखो भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर उसकी कोर है, तो 10 गुणे 10 गुणे 10, यहाँ क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब यानी घन सेंटीमीटर। तो यानी 1000
1000 घन सेंटीमीटर उसमें उसका आयतन है और उसमें उतना पानी है। चूंकि आपको पता होना चाहिए कि 1 घन सेंटीमीटर में 1 लीटर पानी होता है। कितना लीटर पानी होता है? 1 लीटर पानी होता है। अतः अगर 1000 घन सेंटीमीटर है तो इसे 1000 से भाग दे देंगे। किससे भाग दे देंगे? 1000 से भाग दे देंगे तो 1 लीटर पानी आ जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? 1 लीटर पानी, 1 घन सेंटीमीटर में कितना पानी आ जाएगा? 1 लीटर। तो 1000 घन सेंटीमीटर कहता है कि 1 यक्स स्क्वायर माइनस यक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर में यक्स प्लस वाई से गुणा कीजिए। देखो यक्स स्क्वायर माइनस यक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अगला सवाल है यक्स स्क्वायर माइनस यक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसमें आपको गुणा करना है। किससे गुणा करना है? तो ध्यान दीजिए, इसमें आपको गुणा करना है, इसमें गुणा करना है आपको यक्स स्क्वायर माइनस यक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर में यक्स प्लस वाई से गुणा करना है। किससे? एक्स प्लस वाई, यक्स प्लस वाई से क्या करना है? गुणा करना है। तो चलिए गुणा करते हैं, गुणा करते हैं और आपको हल करके प्रश्न लिखना है और गुणा करना है। चलो इसका इसके साथ गुणा, तो यक्स की 3 घात, यक्स स्क्वायर। चाहे तो आपका देखो पेपर है, ऑफलाइन है, और ऑफलाइन मतलब लिखित परीक्षा है, तो देखो एक्स का एक्स के साथ यक्स स्क्वायर गुणे यक्स, इसके साथ यक्स वाई इंटू में यक्स, इसका इसके साथ तो x इंटू में वाई स्क्वायर। अब देखो इसका इसके साथ गुणा, x वाई यक्स स्क्वायर वाई, इसके साथ गुणा करोगे तो माइनस से माइनस हो जाएगा और x वाई गुणे में y हो जाएगा। इसके साथ गुणा करोगे तो वाई स्क्वायर इंटू में y हो जाएगा। अब देखो जब यक्स स्क्वायर इंटू यक्स तो घाते आधार समान हो, घाते जुड़ जाती हैं, यक्स की 3 घात माइनस में, इन दोनों को आपस में गुणा करने पर यक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। यहां पर देखेंगे तो यक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर देखिए यक्स स्क्वायर वाई हो गया है। यहां पर जब आप गुणा करेंगे तो यक्स वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर क्यूब, वाई की 3 घात हो जाएगा। क्या बात समझ गए ना? अब देखो ये एक्स की 3 घात रह जाएगा, यक्स स्क्वायर वाई आपस में प्लस माइनस कट गए, यक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर, ये वाला समीकरण क्या रहेगा आपका? ये रहेगा माइनस। क्या रहेगा बाबू? माइनस। देखो माइनस होगा जब इसके साथ गुणा होगा, देखो माइनस है ना, माइनस। तो ये दोनों आपस में कट गए, रह गया वाई की 3 घात, वाई की 3 घात। यह सवाल का उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आ जाएगा ना? तो नोट कर लेंगे, खटाखट नोट कर लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है कि किसी संख्या के 1/4 में से 1 घटाने पर, देखो कह रहा किसी संख्या, आप लिखोगे प्रश्नोत्तर संख्या 11। क्या लिखोगे? 11। और प्रश्नोत्तर संख्या 11 में आपको लिखना क्या है ये समझिए। चलिए दिया क्या है? कह रहा किसी संख्या के 1/4, तो आपको लिखना होगा माना संख्या। क्या लिखना होगा? माना संख्या बराबर यक्स, और संख्या के 1/4 मतलब 1/4 में से 1 घटाने पर, देखो क्या दिया है? किसी संख्या के 1/4 में से 1 घटाने पर शेषफल 1 आता है, यानी घटाने के बाद भी 1 मान आता है। तो कह रहा वह संख्या ज्ञात करो। चलो 1 को उधर कर देंगे तो इधर x/4, इधर 1 गया तो 1 1 2 हो जाएगा, और देखोगे बटे में 4 है तो गुणे में 4 हो जाएगा, तो 2 चौके 8 हो जाएगा और सवाल का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। देखिए x का मान क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8, और यही आपका संख्या है और यही क्या हो जाएगा? सवाल का उत्तर। क्या बातें समझ में आ जाएगा? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब आपका आता है लघु उत्तरीय प्रश्न। अब क्या आता है? लघु उत्तरीय प्रश्न आता है। इसे 2-2 नंबर के रूप में दिया जाता है। इसे आप हल करेंगे तो 2-2 नंबर पाएंगे। देखिए कह रहा है क्या, ध्यान दीजिएगा, एक वर्गाकार बगीचे के चारों ओर 50 सेंटीमीटर चौड़ाई का मार्ग बना हुआ है और बगीचे की लंबाई मार्ग सहित 31 मीटर है। बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, आपको करना क्या है कि एक वर्गाकार बगीचा है, पहले आप समझ लो। एक वर्गाकार बगीचा अगर बात करें तो ये वर्गाकार बगीचा है, ये वर्गाकार बगीचा है
और इसमें वर्गाकार बगीचे में रास्ता भी है, बाहर बाहर वर्गाकार बगीचे के बाहर बाहर क्या है, रास्ता भी है। और कितना सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर चौड़ा रास्ता है। ऐसे इसके बाहर बाहर 50 सेंटीमीटर चौड़ा क्या है, रास्ता है। क्या ये बातें समझ जाएंगे ना, 50 सेंटीमीटर चौड़ा क्या है, रास्ता है, यानी ये रास्ता है। ये बातें समझ में आ जाएगा। या फिर आप ऐसे समझ लो कि एक बड़ा सा वर्गाकार बगीचा है, बड़ा सा वर्गाकार बगीचा है, ठीक है ना। इसके बाहर बाहर चारों ओर एक रास्ता भी है, कुछ इस प्रकार से आप समझ लो, है ना। बाहर बाहर बड़ा सा वर्गाकार मैदान है। देखिए एक बड़ा सा मैदान था, उसके अंदर एक गार्डन है। ऐसे कहें कि एक वर्गाकार मैदान है जिसके बाहर बाहर, जिसके क्या बाहर बाहर रास्ता है। ये लो रास्ता है कि नहीं है, व्हाइट वाला आप देख पा रहे हैं, क्या है, रास्ता है, ये रास्ता है। और कह रहा वर्गाकार मैदान की लंबाई रास्ते सहित कितना मीटर दी गई है, 31 मीटर। कितना मीटर, 31 मीटर दी गई है। और एक बात ध्यान रहे, इस जो रास्ते की चौड़ाई है वो 50 सेंटीमीटर है। कितना है, अब 1 सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, तो इधर देखोगे 50, इधर 50, 50 50 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर हो गया कि नहीं हो गया। अब 100 सेंटीमीटर अगर इस पूरे 31 मीटर में से घटाएंगे तो आएगा कितना, केवल 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी इस बगीचे की चौड़ाई या लंबाई कितनी हो जाएगी, 30 मीटर रह जाएगी। क्या बात समझ गए, 50 सेंटीमीटर इधर 50 सेंटीमीटर इधर, दोनों तरफ से 50 सेंटीमीटर काटना होगा कि नहीं काटना होगा। तब यह बगीचा रह जाएगा, यह बगीचा रह जाएगा, समझ में आ जाएगा। यह पूरा बगीचा समझ में आएगा कि नहीं आएगा, बताओ बगीचा हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। अब देखोगे ऐसे में अगर हम बात करें कि इस मैदान का क्षेत्रफल बताना है केवल रास्ते को छोड़कर, तो मैदान का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा। देखो मैदान का क्षेत्रफल बराबर होता है, वर्गाकार मैदान है तो भुजा स्क्वायर, यानी 30 मीटर गुणे 30 मीटर, 30 तीसा में 900 वर्ग मीटर इस वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल होगा। बातें समझ में आ जाएंगी ना। इस प्रकार से आपको लगाना है, फिगर बना लेंगे तो और अच्छी बात होगी। चलिए अगला प्रश्न दिया है और आपसे कह रहा है ध्यान दीजिए कि यदि x स्क्वायर प्लस 1 अपान x बराबर 82/9, क्या दिया है, अगला प्रश्न आपका दिया है, कह रहा यदि x स्क्वायर प्लस 1 अपान x स्क्वायर बराबर 82/9 हो तो x की 3 घात माइनस 1 अपान x की 3 घात का मान ज्ञात कीजिए। यही आपका सवाल है, मान ज्ञात कीजिए। बात समझ गए ना। यह प्रश्न आप देख लो, बहुत आसान है, बहुत बार आता है। एक दिवसीय परीक्षा हो या आपके डीएलएड का सेमेस्टर का परीक्षा है, ऐसे प्रश्नों को आपको हल करने के लिए तो सबसे पहले x स्क्वायर प्लस 1 अपान x स्क्वायर बराबर 82/9 लिख लो। इसके जैसा उसके जैसा आपको पहले इसे बनाना होगा, तब जाके आप लगा पाएंगे। ऐसे प्रश्नों में कुछ थोड़ा सा अपनी तरफ से करना होता है। माइनस अगर 2 यहां कर दे तो यहां भी -2, यानी दोनों पक्षों में -2 क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। एक काम और कर सकते हैं, यदि x गुणे x 1 अपान x लिख दे तो भी कर प्रभाव नहीं पड़ने, क्योंकि x से x कट जाएगा। लेकिन अब आप ध्यान दो, पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग -2 गुना पहला पद गुणे दूसरा पद, एक सूत्र बन गया कि नहीं बन गया। ये कौन सा सूत्र बन गया, x -1 अपान x का होल स्क्वायर का सूत्र बन गया कि नहीं बन गया।
और बिल्कुल बनेगा। अब यहाँ देखो 9 दूनी 18 माइनस 82 बराबर 64 और 64/9 हो जाएगा। 9 दूनी 18, 18 माइनस 82 बराबर 64। वर्ग का उल्टा वर्गमूल कर लेना। अब देखो ऊपर क्या आ गया, 8 अठाई 64 और नीचे 3 त्रिका 9। अब देखो x माइनस 1 अपान x आ गया, एक मान आपको आ गया। अभी दूसरा मान लाना है। यहां अगर आप चाहो नहीं समझ में आया हो तो 82/9 माइनस 2, तो देखो 2 9 18 यानी 82 माइनस 18/9। 12 में से 8 गए 4, 7 में से 1 गया 6। समझ में आया ना? ऐसे आपको करना है। अभी देखो हमें इसका मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? आपके सामने दिया गया है x, देखो यही है, इसे हम नोट कर ले रहे हैं। x माइनस 1 अपान x बराबर क्या आ गया है, 8/3 आ गया है। अगर हम कहें दोनों पक्षों का घन करने पर, क्या कह दें कि दोनों पक्षों का घन करने पर अगर हम कह दें तो चलिए दोनों पक्षों का घन x माइनस 1 अपान x की 3 घात और बराबर 8/3 की 3 घात। ठीक है ना? अब देखोगे पहले पद का घन माइनस दूसरे पद का घन माइनस 3 गुना पहला पद गुणे दूसरा पद, इन ब्रैकेट पहला पद माइनस दूसरा पद बराबर, देखो यहाँ 8 अठाई 64 अट्ठे 512/3 त्रिका 9 त्रिक 27। ये देखो दोनों मान क्या हो जाता है, कट जाता है। दोनों मान क्या हो जाता है, कट जाता है। और यहाँ x माइनस 1 अपान x बराबर रह जाता है। x माइनस 1 अपान x बराबर कितना होगा, 8/3 होगा। ध्यान देना, अब ये आपको लिखते हुए चलना है, अगली कॉपी पे लिखते हुए चलो। यहाँ देखो क्या रह गया, x की 3 घात माइनस 1 अपान x की 3 घात माइनस 3 गुणे में इसका मान होता है 8/3 बराबर में क्या हो गया, 512/27। देखो 3 से 3 कट गया, माइनस 8 इधर से उधर चला गया, क्या हो गया, प्लस 8 हो गया। क्या यहां तक समझ में आ जाएगा? अब देखोगे यहां पर x की 3 घात माइनस 1 अपान x की 3 घात, यही आपको ज्ञात करना था, लेकिन उधर भी आपको सरल करना पड़ेगा। एलसीएम ले लेंगे 27 और 27 से 27 कट जाएगा, रह जाएगा 512 प्लस में 1 27 में 27 प्लस 8, 8 सत्ते 56 6 हासिल 5, 8 दूनी 16 4 20 1 21 और जोड़ लेंगे 6 2 8 1 1 2 5 2 7, 728/7। क्या बात समझ गए? 728/7 यह आपका क्या आ गया, उत्तर आ गया। यानी x की 3 घात माइनस 1 अपान x की 3 घात का मान आ गया और यह सवाल का उत्तर होगा। इस प्रकार से आपको लिखना है और सवाल का उत्तर देना है। पूरे 2 नंबर तब जाके आपको मिलने वाले हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है, ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर आपका है, क्वेश्चन नंबर है कि माँ की आयु, हाँ कह रहा माँ की आयु पिता के आयु से 5 वर्ष कम है तो 10 वर्ष पूर्व। तो पहले आप इसको बनाओगे, पहले इसे बनाओगे आप, इसे बनाओगे आप। देखो कहता क्या है, माँ की आयु। तो चलिए अगला प्रश्न आप लिखेंगे माँ की आयु लिखेंगे, माँ और पिता लिख लेंगे। ठीक है ना? कह रहा माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। यदि माँ x साल के तो पापा क्या साल के भैया, x प्लस 5 वर्ष के। आप ऐसे कर लो, थोड़ा बढ़ाकर कर लो। फिर देखो क्या कहता है कि 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात 5:6 था। 10 वर्ष पूर्व क्या लोगे आप, 10 वर्ष पूर्व की बात कर लेते हैं। तो 10 वर्ष दोनों लोग कम हो जाएंगे, पिता भी x प्लस 5 माइनस 10 साल। 10 वर्ष पूर्व ये दोनों की आयु हो गई, यानी x माइनस 10 और x माइनस 5 हो गया। इनकी आयु का अनुपात 5:6 था। तो एक कार्य कर लीजिए, x माइनस 10 बटे में x माइनस 5 बराबर क्या रख लेंगे, 5/6 रख देंगे। त्रियक गुणा करा दें आप, त्रियक गुणा करा दें, 6 एकन 6x और 6 दहा में 60 और यहां देखेंगे 5 एकन 5x और पंचम 25 हो गया। अब आप एक दूसरे से क्या कर लें, घटा लें।
देखिए 5x इधर आके 6x में से घट जाएगा तो आ जाएगा x, ये 60 उधर जाएगा तो +60 हो जाएगा, और 25 माइनस 60 बराबर 35 आ जाएगा। यानी माँ की आयु कितनी हो गई है, माँ। अतः माँ बराबर, अतः क्या भैया, माँ बराबर कै साल की, 35, और पिताजी जो है यानी पापा कै साल के भैया, 35 5 40 वर्ष के। क्या ये समझ में आ जाएगा सवाल? ना समझ में आया हो पुनः रिवर्स करो वीडियो को और देखो, पूरा समझ लो ताकि कहीं गड़बड़ी ना होने पाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है कि एक कमरे की लंबाई 64 मीटर 7 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 20 मीटर 21 सेंटीमीटर है। उस बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा ज्ञात कीजिए जिससे टाइल्स को बिना तोड़े फोड़े फर्श पर लगाया जा सकता हो। अब समझो कि एक बड़ा वर्गाकार मैदान है, वर्गाकार क्या है भैया, कमरा है, एक बड़ा सा वर्गाकार कमरा है, बड़ा सा वर्गाकार है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई दिया गया है। कितना लंबाई दिया गया है, लंबाई 64 मीटर 7 सेंटीमीटर, 64 मीटर 7 सेंटीमीटर दिया गया है, और इसकी जो है, इसकी चौड़ाई जो है 20 मीटर 21 सेंटीमीटर, 20 मीटर और 21 सेंटीमीटर दिया गया है। कह रहा इसमें हमें टाइल्स लगाना है, कुछ ऐसे आकार का लगाना है टाइल्स, ऐसे आकार का टाइल्स लगाना है जो समान रूप से लग जाए और टूटे फूटे ना। ऐसा समान आकार का टाइल्स बता दो। टाइल्स आप देखते हैं घरों में लगता है, सुंदर लगने लगता है, फिसलन ज्यादा होती है, लोग गिरकर हाथ भी तोड़ फोड़ लेते हैं, मुंह फोड़ लेते हैं। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? वही टाइल्स बताओ कितनी लंबी चौड़ी होगी। तो ऐसे सवाल के लिए आपको क्या करना होता है, लंबाई चौड़ाई का मासा निकाल लेता हो। अतः फर्श की लंबाई और चौड़ाई का मासा निकालना होता है। तो देखिए मासा बराबर क्या हो जाएगा, इसका मासा 64 मीटर है, 64 मीटर 7 सेंटीमीटर, और क्या है 20 मीटर और 21 सेंटीमीटर। इसे थोड़ा सा और सही करो, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 64 100 7 कितना, 64 107 सेंटीमीटर हो गया। ये देखो 20 21 यानी 2021 सेंटीमीटर हो गया। अब इनका भाग विधि से मासा निकलेगा। एक चीज ध्यान रहे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग, 64 107 भागे में 2021 कितनी बार जाएगा, तो 21 3 63 3 बार जाने वाला, 3 1 3 3 2 6 0 3 2 6, 7 में से 6 गए, 3 गए 4, यहाँ 10 में से 6 गए 4, और यहाँ देखेंगे 3 में से 0 गए 3। अगली संख्या यहाँ उतार लो, 2021 उतार लो, और पुनः देखो कितनी बार जा रहा, तो 3 6 18, 3 7 6 बार, 3 6 18 नहीं 5 बार जाएगा भैया, बहुत ज्यादा हो जाएगा, 6 बार लेंगे क्योंकि यहाँ 40 भी तो है। 5 चौक के 20, 5 चौक 20, 2 22, और 5 3 15 2 17। एक में से शून्य गया 1, यहाँ गया 2, 2 में से शून्य गया 0, और यहाँ आया देखो कितना आ जाएगा भैया 10, 10 में से 7 गया 3, क्या आ जाएगा 10 में से 7 गया 3, ठीक है ना। हाँ चलिए, अब 301 को 344 से भाग देना है, तो देखो एक बार जाएगा तो 301 हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3, और यहाँ क्या हो जाएगा 4। अब देखोगे 301 को यहाँ रखोगे और देखो कितनी बार जा रहा, 7 बार जा रहा, 7 3 21 के 1 हासिल 2, 7 चौक 28 2 30, कट गया, और अंतिम भाजक ही मासा होता है। अतः वर्गाकार, बात समझ रहे ना, वर्गाकार टाइल्स, क्या भैया, वर्गाकार टाइल्स की माप या का माप जो होता है वो 43 सेंटीमीटर होगा। क्या ये बात समझ में आ जाएगा? इसी प्रकार से ही हम सवालों को लगाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उस टाइल्स का माप कितना होगा, 43 सेंटीमीटर होगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16 दिया है, क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास है। चलिए क्वेश्चन संख्या 16 के बारे में बात करें। एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर है। कह रहा है उसके व्यास की लंबाई ज्ञात कीजिए।
उसके व्यास की लंबाई ज्ञात करना है। तो देखो एक वृत्ताकार मैदान है, क्या है भैया, एक वृत्ताकार मैदान है, एक वृत्ताकार क्या है, मैदान है, एक वृत्ताकार मैदान है। इसका क्षेत्रफल, यानी इसका क्षेत्रफल मतलब इसके अंदर भरा हुआ भाग, इसके अंदर भरा हुआ भाग, इसका क्षेत्रफल जो दिया गया है वो 154, इसका क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 154 सेंटीमीटर है, क्या है बताओ, वर्ग मीटर है, क्या दिया गया है, मीटर स्क्वायर दिया गया है। कह रहा इसका व्यास बताओ, तो व्यास क्या होता है, केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है, या त्रिज्या का दुगना क्या होता है, व्यास होता है। तो आप ऐसे समझ लो कि क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर, बराबर क्या हो जाएगा 154, 2 गुणे में है तो 2 बटे में आ जाएगा। या फिर आपको व्यास निकालना है तो 2r का मान ज्ञात कर लीजिए, पाई का, सॉरी ये क्षेत्रफल है ना बाबू, तो इसे हम पाई आर स्क्वायर लिखते हैं, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, है कि नहीं, बात समझ गए। अब देखो हम पाई का मान लाते हैं 22/7, इधर हो जाएगा 7/22, और वर्ग का उल्टा कर देंगे तो वर्गमूल। ये आपको हर स्टेप में बनाना, स्टेप स्टेप बनाना। आर बराबर आ जाएगा, आर बराबर कितना आ जाएगा, देखो 22 सत्ते 154, यानी 7 गुणे 7। अब देखो आर का मान क्या आ जाएगा, वर्गमूल से बाहर 7 सेंटीमीटर। अतः त्रिज्या बराबर कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। जबकि व्यास बराबर होता क्या है, जबकि व्यास बराबर होता है, व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या होता है, क्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या होता है। तो 2 गुणे में त्रिज्या का मान कितना है, 7, यानी 7 दूनी 14 सेंटीमीटर सवाल का उत्तर हो जाएगा। समझ में आ जाएगा ना, बिल्कुल स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है कि भैया इसे सरल कीजिए, तो इस प्रश्न को हम यहीं लगाते हैं और इसे समझते हैं। देखिए कह रहा है कि इसे सरल कीजिए। क्वेश्चन संख्या आपके 17 है, और 17 में कह रहा है ये लो, चलो हल करते हैं। तो हल करते हैं और प्रश्न संख्या आप उत्तर डाल लेना। 112 माइनस में 121 माइनस भागे में 11 गुणे में 11 माइनस में 4 माइनस में इन ब्रैकेट 3 माइनस 8 माइनस 1 इन ब्रैकेट बंद कैपिटल ब्रैकेट, यहां रेखा कोष्टक लगा। तो ऐसे प्रश्न हल करने के लिए पहले 112 आप लिखिए माइनस, देखिए यहां पर माइनस से पद अलग होता है। 121 भागे में 11 11 में 121, 11 11 में क्या हो जाएगा 121 हो जाएगा ना, बात समझ में आ जाएगा, 121 हो गया। अब देखो माइनस और ये माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, ये माइनस रहने दो, 3 माइनस इन रेखा कोष्टक के अंदर पहले हल किया जाता, 8 माइनस 1 बराबर 7 हो जाएगा, ठीक है ना, बात समझ गए ना। अब देखो 112 और माइनस में ये देखो दोनों कट जाएगा, यानी 121 से भाग देंगे 1 बार जाएगा, और प्लस में क्या है 4, और माइनस में 7 माइनस 3 बराबर -4, और ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ जाएगा। अब आप देखोगे 112 माइनस 4 4 8 1 9, यानी 112 माइनस 9 बराबर 103 सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार से और भी सवाल यदि आता है तो आप हल कर ले जाइएगा, ठीक है ना, बात समझ में आया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि एक टोकरी है, अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक टोकरी में अदृश्यक रूप से चुने गए 30 संतरों का भार ग्रामों में नीचे दिया गया है। ये ग्राम में उनके भार दिए गए हैं नीचे, और कह रहा कि वर्ग माप लेकर टैली चिन्ह बनाते हुए बारंबारता सारणी बनाइए। तो ऐसे सवालों के लिए देखो कितने संतरों का माप लिया गया, 30 संतरों का। तो ऐसे प्रश्न के लिए तो सबसे पहले आपको वर्ग अंतराल लेना है। इससे पहले आपको जब भी हल करने वाला सवाल हो इस प्रकार से, तो पहले तो आप हल लिखिए और इसके बाद इनकी संख्या श्रृंखला को सेट कर लीजिए। पहले एक बार संख्या श्रृंखला को आप सेट करेंगे, जैसे यहां देखो कि सबसे छोटा आंकड़ा कितना दिया 30, फिर कोई छोटा इससे आंकड़ा है 30, तो इससे छोटा कोई आंकड़ा नहीं दिखता है, तो मैं लिख देता हूं। चलो 30 लिख दिया, 30 हो गया। फिर उसके बाद देखो 30 यहां है, 30 यहां है, फिर देखो 30 है कोई 30 आंकड़ा, 30 नहीं है, 30 नहीं है, एक 30 और है, देखो यहां एक 30 है। ऐसे आपको लिखना पड़ेगा पहले
पहले संख्या श्रृंखला को व्यवस्थित करनी होगी। फिर से एक बार देखो, 30 नहीं दिख रहा है, अब 30 नहीं दिख रहा। फिर देखोगे 30 के बाद 35, 30 से ज्यादा 35 तक का, तो 30 से ज्यादा 35, 40 से देखो ये 30, 35, 40, 35, 35 एक आंकड़ा दिखा आपको, 35 दिखा ना, बात समझ में आ गया, बातें समझ में आ गई। 30 हो गया, 40 हो गया, और यहाँ देखो 30 हो गया, 35 हो गया, ठीक है ना। इसके बाद 35 के बाद आप देखेंगे तो 40 देख लेते हैं। चलो आंकड़े 40 देख लेते हैं। 1 40, चलो मैं लिख लेता हूं। 1 40 है, 2 40, 2 3 40 है, 3 40, बस 3 बार 40 है, तो इसे पहले आप लिखिए 40, फिर 40, फिर 40 लिखिए, 3 बार 40 हो गया। तो 40 के बाद देखिए 45, 1 45, 2 45, 2 45, 3 45, 3 बार 45 है, तो आप 45 लिख लीजिए। 45 और क्या लिख लिया, 45। इसके बाद देखिए 45 के बाद आपको मिलेगा, हो सकता है 50, 1 50, यहाँ देखो और 50 कहीं है, नहीं है, यहाँ देखो 50 है कहीं, नहीं है, तो यानी एक बार आपको क्या लिखना है, 50, क्या लिखना है, 50, आपने लिख लिया 50। 50 के बाद चलते हैं 60, 1 60, 2 60, 3 60, 3 60 है ना, 3 60, अरे 55 लेना था भैया ना, कितना आया भैया, 50 के बाद 55 लेना, आपको क्या लेना है, 55 लेना है ना, 55 लेना है। तो चलो 55 लेते पहले 55, 1 55, 1 55, 55 55, 55 55, 2 55, 55 55, 3 55, देखो 55 हो गया, 3 बार 55 आपको लेना है, 3 बार 55, 55 55, फिर एक बार 55। चलो मैं इधर लिख देता हूं, पचपन 55, ठीक है ना, एक 55 और 55 के बाद आपको चलना है 60, देखो 60 की ओर चलना है, 1 60, 2 60, उसके बाद 3 60 हो गया, 3 60 हो गया। चलो 3 बार 60 लिखना, आपको क्या लिखना है, 60 60 60, भैया ऐसे ही करना पड़ता है, अब समय लगेगा तो क्या किया जाएगा। 60 हो गया, 60 के बाद 65, 1 65, 1 65, फिर बाद 1 65, 2 65, 2 बार 65 है, तो चलिए 2 बार हम 65 लिखते हैं, 65 और 65। चलिए 65 के बाद 70 देखते हैं, क्या देखते हैं, 70 देखते हैं। 70 देखिए, 70, 1 70, 2 70, 2 70 और 3 70, 3 70, 4 70, 5 70, 5 बार आपका 70 है, तो चलिए 70 70 70 70 और 70, ये 5 बार मैंने 70 लिख दिया। 5 के बाद 70 के बाद 75, 1 75, 2 75, 2 75, 3 75, 4 75, 4 बार 75 लिखना है आपको, क्या लिखना, 4 बार 75 लिखना। तो चलो 75, 4 बार क्या लिखना, आपको 75 लिखना है, क्या लिखना है, 4 बार 75, 1 75, फिर 75, 2 75, 3 75 और 4 75, हो गया ना, बात समझ गए ना, 4 बार 75। 75 के बाद 80 चलते हैं, 75 के बाद देखिए 80, 1 80, 1 80, फिर देखिए 80, 2 80, 2 बार आपको क्या लिखना, 80, क्या समझ गए ना, 80 और फिर 80। अब एक बार काउंटिंग कर लीजिए, क्या 30 आंकड़े हैं आपके, तो देखो 1 2 3, मैं गिनता हूं, अभी देखो तुरंत हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। 3 मैं गिनता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, आंकड़े कितने हैं, 30। क्या बात समझ गए ना, 30 आंकड़े आ गए। अब देखो एक क्रम आपका बन गया, एक क्या बन गया, क्रम बन गया। अब इनको किसके अंतराल में, 10 के वर्ग माप में लेकर टैली का चिन्ह बनाना है, तो चलो बनाते हैं।
पहले आपको लेना है वर्ग अंतराल। क्या लेना है? वर्ग अंतराल बनाना है। ठीक है ना, बात समझ गए। फिर उसके बाद मिलान चिन्ह कह लें या टैली चिन्ह कह लें, मिलान चिन्ह कह लें या टैली चिन्ह कह लें। फिर उसके बाद आपको लिखना है बारंबारता। क्या लिखना है? बारंबारता। बात समझ रहे हैं ना। इसके बाद आपकी क्या हो गई? बारंबारता। और ऐसे आपको बना लेना है। अब देखो कहां से आंकड़े आपके चालू हुए हैं? 30 से। तो एक काम कर लेते हैं हम लोग, 30 से ले लेते हैं 40 और फिर ले लेते हैं 40 से 50, फिर 50 से 60, फिर 60 से 70 और 70 से 80 ले लेते हैं। और 80 तक ही आंकड़े हैं, इसलिए इससे ज्यादा हमें लेने की जरूरत ना है। बात समझ में आ जाएगा। अब इनके लिए आपको क्या करना है? पैक कर देना है। क्या बात समझ गए ना? इन्हें पैक कर देना है और बारंबारता सारणी आपने बना ली। क्या बात समझ गए ना? बारंबारता सारणी। अब इसमें आप देखोगे कि 30 से 40 के बीच कितने संख्या? 1 2 3 4 4। 30 से 40 के बीच कितने हैं? 1 2 3 4 है ना। तो आप टैली चिन्ह 1 2 3 और 4 बनाओ। बारंबारता क्या डालोगे? 4। 40 से 50 के बीच तो 1 2 3 4 5 6। कितने भैया? 6। 1 2 3 4 5 और 6। और यहां बारंबारता कितनी डालोगे आप? 6 डालोगे। आओ देखो 50 से 60 के बीच देखते हैं। 50 से 60 हमने 50 से 60 1 2 3 4 4 आंकड़े हैं ना। 50 से 60 4 1 2 3 4 और बारंबारता क्या डालोगे? 4। 60 से 70 देखो 1 2 3 4 5 तो 1 2 3 4 और ये आंकड़े 5 और इसके बारंबारता क्या होंगे? 5। अब देखो 70 से 80 के बीच 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बात समझ रहे हैं? 8 9। चलो 8 9। अभी आपको टैली चिन्ह और एक बनाना था। ठीक है ना। कितने आंकड़े देख लो? 70 से 80 के बीच तो 70 से 1 2 3। पहले आप क्या कर लो, एक बार बारंबारता सारणी को बना लो, बढ़ा लो भैया, बढ़ा लो थोड़ा सा। क्या लेना है आपको? 80 से क्या लेना है? 80 से 90 लेना है। ठीक है ना। बात समझ गए ना। चलो बस हो गया। अब देखो पहले 70 से 80 1 2 3 4 5 6 7 आंकड़े, 8 9 आंकड़े हैं। 1 2 3 4 5 हो गया, 6 7 8 9 आंकड़े हो गए और बारंबारता क्या लेनी है? 9। अब देखो 80 से 90 के बीच कितने हैं? तो भैया 2 है। तो 1 और 1 2 और बारंबारता क्या लेना है? 2। अब इनको आप जोड़ोगे तो देखो 6 4 10 4 14 5 19 19 9 19 9 19 9 28 2 30 यानी इनका योग आ जाएगा। योग कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। इस प्रकार से यह सवाल आपका कंप्लीट। क्या बातें समझ जाएंगे? तो प्यारे साथियों, मैंने उत्तर प्रदेश डीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर का 2022 का सेकेंड सेमेस्टर का मैथ और पेपर कौन सा रहा आपका? 2020 का रहा। क्या भैया 2020 का ही है कि 22 का है? एक बार देख लिया जाए 2022 का है कि 20 का है। हल करवाया है, ध्यान रहे। चलिए 2022 का पेपर मैंने आपको हल करवा दिया है। 2022 का पेपर मैंने आपको हल करवा दिया है। इन पेपर के माध्यम से आप थोड़ा सा समझ पाएंगे कि किस प्रकार से पेपर आपके एग्जाम में आते हैं। इन्हें आपको बहुत अच्छे से हल कर लेना है। 1 घंटा से ज़्यादा नहीं लगेगा। अगर आप चाहते तो आधा घंटा से भी थोड़ा ज़्यादा समय लगता और सवाल लग जाता। प्यारे साथियों, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन यानी घंटा जरूर दबाएं, जिससे हमारा मनोबल भी बढ़ता है। साथ ही साथ हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक समय से पहुंचता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।